ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी हमने कल बनाया था। चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो पेज बदल जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, पेज बदल रहा है लेकिन यूआरएल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब कोई भी वेबसाइट खोलो तो वहां पे अगर पेज बदलता है तो यूआरएल भी बदलता है। ठीक है, यूआरएल अलग अलग होता है ना, तो उससे क्या होता है कि मान लो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो मैं फिर से कहाँ चला जाऊंगा, होम पेज पे। लेकिन अगर मेरा यूआरएल में पेज रखा हुआ है, मान लो ये है, ठीक है, ये पूरा लर्न एड स्नैपशॉट का जो यूआरएल है उसको रिफ्रेश करूंगा तो वो यही इसी पेज पे आएगा। अगर मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूं तो यूआरएल भी बदल रहा है। ठीक है, तो अगर पेज नेविगेशन हो रहा है तो यूआरएल बदलना चाहिए। इसको कहते हैं राउटिंग के। आप पेजेस अलग अलग बनाओ और यूआरएल बदलो, और यूआरएल बदलने पे पेज बदल जाए अपने आप। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेट रख रहे हैं जिसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पेज है। इस तरीके से भी किया जा सकता है, जहां पे एक स्टेट रख दो, उसमें पेज का नाम लिख दो कि भाई करेंटली ये पेज चल रहा है, करंटली ये पेज चल रहा है, ये पेज चल रहा है, उसके हिसाब से व्यू बदलते रहेंगे। ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब बड़े स्केल पे ये इतना फिजिबल नहीं है। और इससे क्या मिलता है अपने को, एक तो यूआरएल और नेविगेशन वाली जो अपने को फीचर मिलता है ना, रीलोड वाला, वो भी निकल जाता है इससे। तो इसलिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर करके। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपको पेज नेविगेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो देती है। इसको कहते हैं राउटिंग, रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे इसके वेबसाइट में जाएंगे और ट्यूटोरियल में जाके यहाँ गेटिंग स्टार्टेड का पूरा ट्यूटोरियल है। ये सेटअप कर रहे हैं, इसने प्रोजेक्ट बनाया है। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये वीट का प्रोजेक्ट बनाया है। तो जैसे हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया है वैसे ही वीट भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेटेस्ट में भी वीट चलता है। अभी रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो नया बनाते हैं वो वीट में बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। बट ये किसी भी कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट बना हुआ हो रिएक्ट राउटर तब भी चलेगा। अभी रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करने के लिए ये वाला npm पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और अपनी जो प्रोसेस चल रही है ना उसको मार देता हूं Ctrl+C, और यहां पे लिख देता हूं मैं npm install react router DOM। इसको इंस्टॉल करते ही हमारा जो पैकेज जेसन वाला फाइल था ना, इसके अंदर आ जाएगा रिएक्ट राउटर पूरा। ये जो डिपेंडेंसीज की लिस्ट है वहां पे रिएक्ट राउटर की डिपेंडेंसी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अब ये वाला चीज हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है और कभी भी इसको यूज किया जा सकता है। अभी इसको मैं फिर से कर दूंगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट, और हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। देखो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडिंग राउटर, राउटर ऐड करने के लिए क्रिएट ब्राउजर राउटर किया है और नीचे ये राउटर का कंपोनेंट ऐड किया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं ना, ये वाले ट्यूटोरियल को ना फॉलो करके, मतलब इसमें एक ट्यूटोरियल होगा अवेलेबल जो कि इस टाइप का होगा। हम देखते हैं थोड़ा सा इजी ट्यूटोरियल। रिएक्ट राउटर, मेरे ख्याल से ये वाला सही रहता है। हाँ ये रहा, देखो ये सिंपल रहता है। इसमें क्या करना है, हमें ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है। तो पहले चले जाते हैं, हमारी ऐप स्टार्ट कहां से होती है, app.js से। ठीक है, यहां पे हमने पूरे डिसीजन लिए थे राउटर का क्या करना है। तो यहाँ पे ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, ये स्टेट हटा देते हैं, और जो भी हमने प्रोडक्ट आइटम या जो भी किया था, कंपोनेंट जो इंपोर्ट किए थे वो भी हटा दिए हमने। एक डिव रखते हैं। ठीक है, और यहां पे लगा देते हैं ब्राउजर राउटर। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट खोलना है मतलब ये वाले कंपोनेंट बनाना है और उसके चिल्ड्रन बनाने हैं। पूरी ऐप ना, जो भी अपने राउटेबल एलिमेंट्स हैं या तो सारे भी पेज हैं ना, वो इसी के अंदर आएंगे, इन दोनों के बीच में। इससे बाहर वाली जो भी चीज है, ठीक है, वो राउटिंग से इफेक्ट नहीं होगी। अगर ब्राउजर राउटर के बाहर कुछ भी है तो राउटर राउट बदलने पे या कुछ भी होने पे वो चीज वैसे की वैसे ही रहेगी। इसके अंदर होगा सारा डायनामिक राउट्स। ठीक है, फिर हमारे पास
हमें इसको और भी बनाना होता है राउटर। ठीक है, राउटर के अंदर, अरे ये कहां से, यहां से लेना है, ठीक है, राउटर नहीं, सॉरी, राउट्स, राउट्स और एक सिंगल राउट। ठीक है, राउट्स मतलब मल्टीपल राउट्स हैं। ब्राउजर राउटर बना, उसके नीचे राउट्स बनाना है, और ये जो राउट बनेंगे ये अपने होंगे पेजेस। ठीक है, देखो राउट में क्या जाता है, प्रॉप्स में एक तो जाता है पाथ और दूसरा जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भेज देते हैं पहली चीज पाथ। अब यहाँ पे पाथ क्या लिखेंगे, जिस पाथ पे भी ये पेज खोलना हो तो रूट रख देते हैं। ठीक है, स्लैश रूट, रूट पे क्या खोलना है हमें, तो एक हम पेज बना देंगे होम का। ठीक है, एक फोल्डर बनाता हूं मैं होम, और उसके अंदर पेज बना देता हूं होम डॉट JSX, होम पेज बना दिया, और इसमें एलिमेंट के फील्ड में क्या देंगे, JSX देना है। तो यहाँ पे होम को रेंडर करा दिया। ठीक है, तो जब भी रूट होगा तब ये होम एग्जीक्यूट होगा, और जब अपना प्रोडक्ट का पेज होगा, ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट डिटेल का पेज ऑलरेडी बनाया है हमने। प्रोडक्ट आइटम, और चेकआउट का पेज दूसरा है हमारे पास। चेकआउट का पेज, चेकआउट, चेकआउट पेज नाम है उसका। अच्छा, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है ठीक से, चेकआउट स्लैश चेकआउट पेज, और यहाँ पे कर दो इसको चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पेज कहाँ लाना है, चेकआउट के राउट पे। इतना करने से ना राउट सेट हो गए हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने ऐसे की वैल्यू पेयर बना दी, ये वाली चीज पे ये वाला राउट लगाओ, ये वाली चीज पे ये वाला कंपोनेंट लगाओ, ये वाली चीज पे ये वाला लगाओ। अभी फिर से जाते हैं तो देखो ये ऑलवेज रिमेन हमेशा आएगा। क्यों, क्योंकि ये राउटर के बाहर है। राउटर के बाहर हो या राउटर के इवन अंदर भी हो ना, ठीक है, लेकिन राउट से नहीं डिफाइन किया गया है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये रुको, हाँ ठीक है, ये राउट्स के अंदर हो तो वो नहीं दिखता है, बट राउटर के बाहर की चीज हमेशा दिखेगी, वहां पे राउटिंग का या कोई भी इफ कंडीशन नहीं लगी हुई है, जबकि यहाँ पे अंदर पे लगी है इफ कंडीशन। ठीक है, होम पेज है, रूट है, तो होम पेज आएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मान लो चेकआउट पेज, तो चेकआउट वाला फॉर्म आ गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, अभी कौन सा लिखना है अपने को, प्रोडक्ट पेज। ठीक है, तो अभी मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, चेकआउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई मुझे, ऑन चेकआउट क्लिक इज नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि हमने इसको कुछ प्रॉप पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉप में जब हम फंक्शन पास करते हैं तो फंक्शन कॉल होता है, लेकिन हमने फंक्शन पास किया नहीं है, तो हमें मिल गई है एरर। तो ये एरर हमें ना चाहिए हो। ठीक है, ऐसी चीज करने करते वक्त ना एक चीज याद रखनी चाहिए हमें, कि जब भी प्रॉप से कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि अगर फंक्शन है तो कॉल करो, क्योंकि हार्ड एरर थ्रो ना हो एटलीस्ट। ठीक है, ऐसी एरर थ्रो होने से क्या होता है, अभी देखो ये भले काम नहीं कर रहा है लेकिन पेज रुका नहीं है। ठीक है, पेज चल रहा है, दिख रहा है, ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। अब इस केस में हम एरर थ्रो भी कर सकते हैं भाई, अलर्ट दिखा सकते हैं, या किसी और तरीके से एरर दिखा सकते हैं कि भाई ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अभी इस फंक्शन का मतलब भी नहीं है। ठीक है, पहले हम स्टेट से मैनेज करते थे, तो स्टेट से हम बोलते थे कि भाई इसके क्लिक पे क्या करना है, इसके क्लिक पे क्या करना है। अब हम स्टेट से चीजें मैनेज नहीं कर रहे हैं, अब हमें अगर चेकआउट पेज पे जाना है तो मुझे सिर्फ राउट बदलना है। ठीक है, और राउट बदलने के लिए हमें एक हुक मिलता है। ठीक है, ये जैसे यूज स्टेट है ना, ये एक हुक बोलते हैं इसको, हुक। वैसे ही दूसरा हुक है हमारे पास, यूज नेविगेशन। ठीक है, ये कहां से आता है, रिएक्ट राउटर में से आता है। ओके, हमने रिएक्ट राउटर डॉम वाला पैकेज इंस्टॉल किया था, उसके साथ साथ ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल हो जाता है। तो यूज नेविगेशन यहां से इंपोर्ट होता है,
और यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है नेविगेट। इस पे होवर करेंगे ना तो इसकी फंक्शन की डेफिनेशन दिखेगी। नेविगेट क्या है, तो अगर इसमें जाएंगे हम F12 करेंगे तो, अच्छा F12 में नहीं मिलता लेकिन इसको F12 करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, नेविगेशन, नेविगेशन के अंदर जाएंगे। ये पूरा टाइपस्क्रिप्ट का है लेकिन ये बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमें जब भी पेज बदलना है तो ये वाला चीज तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि अब हम ऑन क्लिक पे या स्टेट चेंज करने पे चल ही नहीं रहे हैं। तो हमें नेविगेट को कॉल कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जिस भी पेज पे हमें जाना हो। ठीक है, अभी क्या बोलता है, यूज नेविगेट मस्ट बी यूज्ड विद इन अ डेटा राउटर। क्या बात करते हैं ये, सॉरी यूज नेविगेशन नहीं, यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट फंक्शन था वो। अभी चेकआउट पे क्लिक करेंगे, नेविगेट हो गया, यूआरएल बदल गया। ठीक है, तो ये जब भी मल्टीपेज एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम ऐसे राउटर का यूज करेंगे। और राउटर का यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ब्राउजर राउटर लगाना है, उसके अंदर राउट्स लगाने हैं और उसके अंदर पर राउट एक आइटम लगानी है। ठीक है, इस राउट्स की जगह ना हम एक और चीज भी लगाते हैं, स्विच, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में, खाली फुकट का कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो भाई, हमने अभी क्या कर लिया, राउट्स लगा दिए। ठीक है, लेकिन जब भी वेबसाइट कोई होती है ना तो उसमें क्या होता है, हेडर और फुटर कॉमन होते हैं, या फिर कुछ चीज, कुछ कंपोनेंट होते हैं ना जो हर पेज पे दिखेंगे ही दिखेंगे। मेनली वो फुटर होता है या तो हेडर में होता है या मेन्यू होता है। ठीक है, उसको हर पेज पे दिखना ही दिखना है। तो वैसे कंपोनेंट को दिखाने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, राउटिंग करने में ये हमने जो अभी कवर किया है इससे राउटिंग कवर हो जाती है, बेसिक राउटिंग। एडवांस जो मतलब होती है राउटिंग में, भी स्विच का यूज करना है या तो लिंक टैग आता है यहाँ पे। ठीक है, लिंक का कंपोनेंट मिलता है हमें, उसको भी यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल इतना काफी है कि आप यहाँ से यूज नेविगेट करके राउट बदल सकते हैं और ये राउट का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से राउट पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होने वाला है। अभी दूसरी चीज पे आगे बढ़ो ना, इसके पहले देखो यहाँ पे ना नीचे अपने को बहुत सारी वार्निंग मिल रही है। ठीक है, पहली वार्निंग क्या है, सेट वैलिडेशन एरर इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो इस टाइप की जो वैलिडेशन या वार्निंग्स है ना उसको हमें ध्यान रखना है और हटा देना है उसको। हमें ये ट्राई करना है कि ये जो कंसोल है ना वो क्लीन रहे। ठीक है, और नॉर्मली ये ऐसी जो वार्निंग आती है वो कॉमन होती है कि भाई एक चीज आपने एक वेरिएबल डिफाइन तो किया है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। इससे क्या होता है, खाली मेमोरी लॉस होता है, मतलब मेमोरी लीक होता है। तो वो रोकने के लिए यहाँ पे रिएक्ट आपको वार्निंग देता है और आपको देखना है कि भाई ये वेरिएबल जो नहीं यूज हो रहा है उसका क्या काम है। तो देखिए, वैलिडेशन एरर मैं यूज करूंगा तो वैलिडेशन एरर कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे नहीं, इसका वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है। लेकिन हमने फिर क्या किया था, भी पर्टिकुलर एक एक लाइन पे हमने एरर लगाई थी, तो ये वेरिएबल का भी काम नहीं है। इसको हटा देंगे और पूरा यूज स्टेट हटा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, कचरा हमारा निकल जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट आइटम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि भाई ऊपर हमने कुछ इंपोर्ट करके रखा है लेकिन यूज नहीं किया है। ठीक है, उसको भी हटा देंगे। फिर नीचे एक और एरर है, कौन से पेज में है, प्रोडक्ट आइटम कंपोनेंट में इमेज एलिमेंट मस्ट है अल्ट प्रॉप्स। ठीक है, तो जब भी आप IMG यूज कर रहे हो तो उसके अंदर अल्ट होना चाहिए। अल्ट इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा बिना वार्निंग का जब आपका टर्मिनल रहेगा तो इसका मतलब आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड है और वो सही से काम करेगा। अभी सारे पेजेस कर देता हूं मैं क्लोज, इसको थोड़ा नीचे लगा देता हूं। ठीक है, और हम बनाते हैं एक वेबसाइट जहां पे ऊपर हेडर में छोटा सा मेन्यू होगा और बीच में कंटेंट दिखेगा, नीचे छोटा सा फुटर होगा। ठीक है, और वो जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक तो हेडर का कंपोनेंट चाहिए होगा।
फुटर का कंपोनेंट चाहिए होगा तो बीच में जो चीज आती है वो तो राउटर हैंडल करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एसआरसी में एक फोल्डर बना देता हूँ, इस फोल्डर को बोलेंगे हम मेन। मेन में मैं बनाऊंगा हेडर डॉट जेएसएक्स आरएफसी करके कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो अपना डिव है वो क्या बनेगा, टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या रखेंगे, वेबसाइट, और इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू टाइटल। इसको थोड़ा सा सीएसएस से सजाएंगे, ठीक है। ये एक डिव बन गया, उसके ऊपर भी एक डिव बनेगा। पहली चीज आ गई टाइटल। दूसरी चीज हमें लानी है यहाँ पे क्या, मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू के अंदर क्या होगा, बहुत सारे आइटम्स होंगे मेन्यू के। क्लास नेम इक्वल टू ये, ठीक है। जहां पे सबसे पहला आइटम होगा होम, और उसके बाद क्या आइटम हो सकते हैं, होम है, ठीक है। होम के बाद मान लो प्रोडक्ट लिस्ट पेज है, और फिर हमारे पास मान लो कार्ट का पेज है, ठीक है। चेकआउट का पेज मेन्यू में नहीं होता है, हम यहाँ पे एक लगा देते हैं प्रोफाइल का पेज, ओके। मेन्यू, आइटम, होम, प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ये हेडर बना, एक फुटर भी बना लेते हैं, फुटर डॉट जेएसएक्स। फुटर में क्या लगा देते हैं, फिलहाल कुछ नहीं लगाएंगे, कॉपीराइट लगा देंगे, ठीक है। डेवलप्ड बाय एचएमडी, सिर्फ इतना लिख देता हूं, और एक एचआर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। फुटर में एक एचआर वाली लाइन होती है नॉर्मली, एचआर को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एक एचआर और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये होम पेज है। होम पेज में अगर मुझे ये हेडर फुटर दोनों लगाने हैं तो मेरा एक तरीका तो ये है कि भाई होम पेज का जो कंपोनेंट है वहां पे ऊपर लिख दो हेडर, ठीक है। हेडर इंपोर्ट कर लिया हमने, और फुटर लिख दो, और बीच में होम पेज के कंटेंट आ जाएंगे। देखो ऊपर हेडर आ गया, नीचे फुटर आ गया, बीच में होम पेज के कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका यूज करेंगे तो क्या होगा कि भाई चेकआउट पेज जब आएगा तो चेकआउट पेज में हेडर फुटर अलग से रखने पड़ेंगे, फिर जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट का पेज है वहां हेडर फुटर अलग से रखने पड़ेंगे। तो अगर ये चीजें अलग ना रखनी हो तो हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि जो राउटर के बाहर जो रहेगा वो हमेशा दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमें हेडर फुटर हमेशा दिखाने हैं तो उसको राउटर के बाहर रख दो, और फिर जो अलग अलग पर्टिकुलर कंपोनेंट है वहां पे क्या रहेंगे, सिर्फ बीच का कंटेंट ही रहेगा, बाकी हेडर फुटर अपने आप से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका यह है कि इसको ब्राउजर के बाहर रख दो, दूसरा तरीका है इसका लेआउट करने का, तो लेआउट भी देखेंगे कभी बाद में हम। अभी हेडर को थोड़ा सजा देते हैं ताकि हेडर ठीक से दिखने लगे। इसके लिए हमें एक बनानी पड़ेगी सीएसएस, ठीक है। और सीएसएस हम कहाँ रखेंगे, इसके बाजू में ही रखेंगे, ठीक है। जिस फोल्डर में ये हमारा कंपोनेंट है उसी फोल्डर में सीएसएस रख देंगे, और सीएसएस रखेंगे क्या नाम से रखेंगे, मेन डॉट सीएसएस, ठीक है। इसमें डॉट टाइटल है, टाइटल में क्या करेंगे, फॉन्ट साइज को कुछ बना देंगे हम 25 पिक्सल, कलर इक्वल टू बोल देंगे इसको ब्लू वायोलेट बोल देते हैं, ठीक है। और ऊपर और कौन सी चीज है, हेडर में, ठीक है। हेडर में मेनली ये भी है, ये भी एक डिव है, उसको क्लास नेम लगाते हैं हेडर, और इस क्लास नेम को रखेंगे क्या, मैं यहाँ पे रखूंगा डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। ये करने से क्या होगा ना, मेरे जो कंपोनेंट नॉर्मली क्या होता है, एक डिव नीचे दूसरा डिव आता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेक्स व्यू रखेंगे ना तो हम ये एक डिव दूसरा डिव तीसरा डिव ऐसे वर्टी मतलब हॉरिजेंटली डिव को मैनेज कर सकते हैं हम। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये होता है। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रख दिया, मैंने दूसरा टाइटल रख दिया। अभी मेन्यू का जो कंपोनेंट है वहां पे भी सेम ही करना पड़ेगा क्योंकि मैन्युअली ये होता है, ठीक है, वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल होता है।
तो मैं मेन्यू को भी बोल दूंगा डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स, और ये जो CSS है मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट डॉट स्लैश मेन डॉट CSS। ठीक है, तो अभी देखो हेडर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सेट हो चुका है, और मुझे हेडर के सबके बीच में ना एक क्या चाहिए, एक अपने को बॉर्डर भी चाहिए। बॉर्डर बॉटम इक्वल टू 1px सॉलिड ग्रे। ठीक है, छोटी सी बॉर्डर आ जाएगी। ये अभी ना बहुत जूम इन हो रखा है पेज, इसलिए थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन नॉर्मली इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया। फिर क्या, ये जो बॉर्डर है ना उसके नीचे जगह भी रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये भी रख दूंगा मार्जिन बॉटम इक्वल टू 10 पिक्सल। ठीक है, तो अभी जो भी अपना बीच का कंटेंट होगा ना उसके और अपने हेडर के बीच में थोड़ी जगह बनती रहेगी। और ये जो बीच में वेबसाइट यहाँ पे रखी हुई है और होम यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हैंडल करने के लिए मेन्यू जो है, मेन्यू नहीं यहाँ पे, हम्म, तो जो अपना ये टाइटल वाला पार्ट है और जो अपना मेन्यू वाला पार्ट है उसके बीच में हमें स्पेस लगाना है। ठीक है, और स्पेस लगाने के लिए यहाँ पे एक मैं डिव लगा दूंगा, और इस डिव को इनलाइन स्टाइल ही दे देता हूं मैं, इसको बोलूंगा मैं फ्लेक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये फ्लेक्स इक्वल टू 1 देने से क्या होता है, चीजों के बीच में स्पेस आ जाता है। अभी मेन्यू आइटम को हमें सिर्फ वो करना है, क्या करना है, 1 बाय 1 हैंडल करना है। तो मेन्यू आइटम को क्लास दे देते हैं, उसका क्लास मैनेज करते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, फॉन्ट साइज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 15 px, मेरे ख्याल से सही रहेगा। फिर इन सबके बीच में अपने को पैडिंग भी चाहिए, पैडिंग इक्वल टू 5 px रख दिया, ये थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। और इनके कलर, कलर छोड़ दो, कलर नहीं रखते हैं। ठीक है, कलर ऐसे ही रहने देते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी ये जो मेन्यू आइटम्स होती हैं वो क्या होती है, एंकर टैग होता है कि उसकी होवर करें तो एक जगह पे चीजें फॉरवर्ड होती हैं। ओके, और एंकर टैग का यूज करने से एक प्रॉब्लम आएगी, पहले वो देख लेते हैं कि भाई एंकर टैग का यूज करने से क्या होगा। ahref इक्वल टू href के अंदर आएगा मेन्यू। ठीक है, और href में पाथ क्या रख देंगे, होम के लिए रूट वाला पाथ, प्रोडक्ट लिस्ट के लिए लिस्ट वाला पाथ रखेंगे, और कार्ट के लिए रूट। यहाँ पे रूट रखना जरूरी है, अगर रूट नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव नेविगेशन हो जाएगा, और वो कभी कभी प्रॉब्लम करता है। प्रोफाइल, ठीक है, ये लिस्ट वाला पेज है प्रोडक्ट, तो उसके साथ साथ मैं रख देता हूं एक प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज भी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये आ गया ब्लू कलर में। इसका ब्लू कलर हटाने के लिए हम CSS लिख सकते हैं, ब्लू कलर और अंडरलाइन हटाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, होम पे क्लिक करता हूं तो मैं होम पे आ गया, प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करता हूं, मैं प्रोडक्ट डिटेल पे चला गया। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। प्रॉब्लम क्या है ना कि पेज ना रिलोड हो रहा है। ठीक है, तो पेज रिलोड होने से क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर हमने जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसे वेरिएबल रखे होंगे ना, तो पेज रिलोड पे वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, चलो हमारा पेज तो बदल गया, लेकिन हमारे जो स्टेट था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो ना हो इसके लिए क्या होता है कि हमें नेविगेशन का यूज करना होगा। अगर हम नेविगेशन का यूज करते हैं ना तो सिर्फ यूआरएल बदलता है, लेकिन पेज रिलोड नहीं होता। ओके, अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल में जाऊं, ऐड टू कार्ट करूं, चेकआउट करूंगा ना, तो पेज रिलोड नहीं हुआ है, सिर्फ यूआरएल बदला है। और ये सिर्फ यूआरएल बदलना ही, जब यही करते हैं ना तो इसको ही बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहां पे बिहाइंड द सीन एक ही पेज होता है, लेकिन हमें दिखता है कि यूआरएल बदल रहा है और कंटेंट बदल रहे हैं, तो ऐसा लगता है हमें कि पेज ही बदल गया है, लेकिन असल में पेज नहीं बदलता।
सिर्फ वो राउटिंग का यूज करके हम इफ एल्स कंडीशन से कंटेंट को अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी href का यूज करने से ये काम नहीं बनेगा। दो ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए। एक चीज तो वहां पे ऑन क्लिक रख दो, ऑन क्लिक पे नेविगेट करा दो, जो यूज नेविगेट का यूज करके करते हैं हम। नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। ठीक है, अभी देखो ये यूज नेविगेट का जो हुक है ना, या फिर कोई भी दूसरा हुक है, सारे हुक यूज से स्टार्ट होते हैं। कोई भी हुक देखोगे वो यूज से स्टार्ट होगा। हमने दो देखी अभी तक, यूज स्टेट, यूज नेविगेट। ठीक है, फिर बाद में आएगा यूज रेफ आता है, यूज मेमो आता है, बहुत सारे यूज आते हैं। जो भी यूज वाला दिखे उसको कहेंगे हम हुक, रिएक्ट हुक। और ये जो यूज वाले फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वाले फंक्शन में ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां पे मैं बनाता हूं ऑन क्लिक। ठीक है, इसको नीचे से कहीं से कॉल करा देंगे। मान लो होम का बटन है, उसकी ऑन क्लिक पे ये ऑन क्लिक रख देते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं ये ले जाता हूं ना, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यूज नेविगेट हमेशा उस लेवल पे काम करेगा जिस लेवल पे फंक्शन का कंपोनेंट है। अगर इस लेवल पे ले जाएंगे तो रिएक्ट एरर देने लगेगा। ओके, तो कोई भी हुक होगा वो फंक्शन की लेवल पे काम करेगा, मतलब रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट जो होगा उसकी लेवल पे काम करेगा। अभी ये क्या किया हमने, href यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे हम ऑन क्लिक इक्वल टू नेविगेट। ठीक है, नेविगेट करेंगे कहाँ पे, तो भाई रूट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश हो जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है। यूज नेविगेट मे बी यूज्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर। देखो अब यहाँ पे ये एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमने जो यूज नेविगेट यूज किया है ना, वो क्या है, हेडर अपना राउट के बाहर है। ठीक है, अब राउटर के बाहर होने के कारण नेविगेशन नहीं चल सकता। तो हमें अपना जो हेडर है वो राउटर के अंदर डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतने से काम बन जाना चाहिए। ठीक है, ब्राउजर राउटर के अंदर उसको रखने से वो राउटिंग के स्कोप में आ गया। हाँ, अब मैं होम पे क्लिक करूंगा ना, तो अभी भी क्या हो रहा है, पेज तो रिलोड हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अपना href है उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि पेज रिलोड करना। जैसे फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर था पेज रिलोड करना, उसको हमने कैसे रोका था, इवेंट से। इसको भी हम इवेंट से रोकेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसा करने से जो एंकर टैग है, ए टैग है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर रुक जाएगा। तो अब होम पे क्लिक किया तो होम पे आ गया। अब मैं होम पे क्लिक करूंगा, पेज रिलोड नहीं होने वाला। ठीक है, एक चीज ये कर सकते हैं भाई, ऊपर नेविगेट करो, नीचे एंकर टैग में हर जगह ये डिफाइन कर दो। दूसरा एक कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है, लिंक कंपोनेंट। ठीक है, जो कि राउटर में से मिलता है हमें। रिएक्ट राउटर डॉम में से एक लिंक कंपोनेंट आता है। उस लिंक कंपोनेंट का यूज करके हम एंकर टैग वाला काम कर सकते हैं, जिसमें टू एक प्रॉप आता है, उसमें लिखना है अपने को जहां पे जाना है। ठीक है, और दूसरा प्रॉप्स आएगा मेरे ख्याल से टू का प्रॉप्स आता है। दूसरा प्रॉप्स क्या आता है, मुझे उसको देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इसके देखते हैं। लिंक टैग, लिंक कहाँ है, ये रहा, देखो लिंक। ठीक है, लिंक को कैसे यूज किया, यहाँ पे लिंक टू लिया है और उसके अंदर कंटेंट डाल दिए हैं। तो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, लिंक में टू रखा और इसको जो सेल्फ क्लोजिंग किया है उसकी जगह ऐसे क्लोज कर देते हैं और अंदर कंटेंट लगा देते हैं और एंकर टैग को हटा देते हैं। ठीक है, अभी मैं प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे लिंक लगाया, उस पर क्लिक किया, देखो अभी रिलोड नहीं हो रहा है और पूरा एंकर टैग वाला काम भी हो रहा है। तो जब भी राउटर यूज कर रहे हैं और हमें एंकर टैग वाली फंक्शनलिटी चाहिए तो लिंक का यूज करना है। अगर हमें ऐसा चाहिए कि भाई इसकी क्लिक पे नए पेज में खुले, या तो वेबसाइट रिलोड होनी ही है, रिलोड करना ही है, तो एंकर टैग नॉर्मली ए टैग यूज कर लो, वरना लिंक टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हर जगह पे लिंक टैग का यूज कर लेंगे। जहां पे href की जगह क्या लिखना है, टू। ठीक है,
ओके, वैसे ही अभी दूसरा भी लिंक टैग करना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, अभी अपने सारे जो पेज हैं वो क्या हो गए हैं, राउटिंग वाले हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्या चीज है ना, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट वाला पेज है वो हमने अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, नॉट फाउंड दिखा सकते हैं, जो भी पेज ना हो। मैं यहाँ पे कुछ भी अगर राउट लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आइडियली क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नॉट फाउंड हमें लाना हो तो एक राउट ऐड करना है, जहां पे हमने सारे राउट लिखे हैं ना, ठीक है, वहां पे एक एक्स्ट्रा राउट ऐड करेंगे, जहां पे लिख देंगे स्टार। ठीक है, और स्टार के यहाँ पे जो उसका एलिमेंट है वहां पे नॉट फाउंड का पेज लगा सकते हैं। तो नॉट फाउंड का पेज जो लगाना है वो क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। तो मैं एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाता हूं यहाँ पे। कंपोनेंट्स का जो फोल्डर होता है ना, नॉर्मली उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो कि कॉमन कंपोनेंट हैं, बहुत सारे पेज में इंटरचेंजेबली यूज होने वाले हैं, वैसे कंपोनेंट एक फोल्डर में रखते हैं कंपोनेंट्स नाम के। ठीक है, नॉट फाउंड डॉट टी एस, फिर से टी एस एक्स बना दिया मैंने, ये जे एस एक्स बनाना होता है। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे नॉट फाउंड। तो अभी जो भी पेज ना फाउंड नहीं होगा वहां नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, देखो, ओके, ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं था तो नॉट फाउंड आ गया, प्रोडक्ट डिटेल अवेलेबल है तो प्रोडक्ट डिटेल आया, कार्ट नॉट फाउंड आया, प्रोफाइल नॉट फाउंड आया, होम पेज अवेलेबल था तो होम पेज आया। तो हमने हैंडल किया नॉट फाउंड, हमने हैंडल किया पेज नेविगेशन यूजिंग यूज नेविगेट एज वेल एज लिंक टैग, लिंक कंपोनेंट, और हमने बनाया हेडर फुटर और उसको कॉमन रखा हर जगह पे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक पूरा लिस्ट बना है। ओके।